आतमजीत सिंह साहब, आपसे जी। आप भी शायद ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपसे भी जब बात कर लें, क्योंकि मालूम नहीं आपका सिग्नल की समस्या हो सकती है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, हरियाणा में जो जो भी आ रहा है, वो मोर और लेस काफी कुछ स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस वहां क्लियर मेजोरिटी के साथ आ रही है। मैं दो लोगों के बीच, ये बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा झटका है कि मोदी जी को ज्यादा बड़ा झटका है? इससे बीजेपी की ताकत कम होती है कि मोदी जी का ग्राफ बहुत नीचे गिरता है? दोनों के कंपैरिजन में जरा आप दोनों को व्याख्या कर दीजिए कि बीजेपी का क्या क्या नुकसान हो रहा है और मोदी जी का क्या क्या नुकसान हो रहा है। जी, नमस्कार आनंदवर्धन जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। आपने जो बात कही, दो बातों पे मैं विशेष ध्यान दूंगा। अभी मैं सोना, बादशाहपुर और गुरुग्राम की इलेक्शन पूरी देख के आ रहा हूँ। मैं अभी भी बादशाहपुर के पास में खड़ा हूँ, सोना तहसील में हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि शहर में फाइट है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक शहरी क्षेत्र में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कारोबार करने वाले बनिया समाज के, वैश्य समाज के और पंजाबी समाज के लोगों में वोट डिवाइडेड है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। जो देहाती क्षेत्र है, मेवात का, नूह का, सोना का, बादशाहपुर का, पूरे देहात में सोना के पहली बार एक मुश्त कांग्रेस के लिए वोट पड़ा है। और अगर आप किसी गांव, ग्रामीण अंचल में जाएं और उनसे पूछें कि भाई इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी स्कीमें निकाली थी जिसमें बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के नौकरी मिल रही थी और महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा था, और उज्ज्वला योजना में, जल मिशन योजना में 9 करोड़ कनेक्शन देने का जो है दावा किया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब ने। तो और 24 फसलों पर एमएसपी भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और धान की खरीद भी कर रही है। तो क्या दिक्कत है? कहने लगे सब झूठ है, ना कोई नौकरी मिली। और इस एरिया में, जिस एरिया में मैं बैठा हूं, इस एरिया में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को उसमें आर्मी में भेजते हैं। आर्मी की रिक्रूटमेंट पिछले 4 सालों में बिल्कुल जिल्च हो गई, और उसका बहुत सारा गुस्सा देहाती क्षेत्रों में देखने को मिला है कि अग्निवीर स्कीम में इन्होंने हमारी फसल पहले नष्ट की। हमें कहा कि आपको आपकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, उन्होंने बीज के दाम बढ़ा दिए, उन्होंने खाद के दाम बढ़ा दिए, उन्होंने हमारा जीना दूभर कर दिया। और जब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर कर आप फसल को मंडी में लेके जाते हैं, तो मंडी में पड़ा पड़ा धान, सूरजमुखी, बाजरा, जवार और सरसों पड़ी रहती है, कोई खरीदने वाला नहीं होता। जब इलेक्शन आते हैं ये कहते हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे खाद्यान्न के तेल पर, और दलहन पे और तिलहन पे खूब सारा हम वो देंगे, क्या नाम है आपको, एमएसपी देंगे। और ये सब वादे झूठे हो जाते हैं। यही मूंगी का वादा भगवंत मान ने पंजाब में किया था। तो किसान समस्या जो कि त्यों खड़ी है, एमएसपी किसानों को नहीं मिल रहा है। अग्निवीर स्कीम में लोग रोजगार खो चुके हैं, और उसमें अब आर्मी में भी उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, और बहुत सारा युवा डंकी के रास्ते जा रहा है, जिसकी बात राहुल गांधी ने अमेरिका से, डालस से जब वापस आए थे, उन्होंने ये बात कही कि 15-15, 20-20 लड़के 15x10 के कमरे में बंद होते हैं और उनका जीना दूभर है। और यहाँ परिवार उनका जो है वो बेचारा परेशान है, क्योंकि उनका लड़का 10 साल के लिए उनको मिलेगा नहीं। घर में कोई डेथ हो जाएगी तो उनको आग देने, अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो ये बात लोगों के घर घर कर रही। राहुल गांधी मास्टर स्ट्रोक हैं इस इलेक्शन के, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मुसलमान एक मुश्त लोकसभा में राहुल गांधी के नाम पे वोट देने को तैयार था, इस बार विधानसभा इलेक्शन में जो स्टार प्रचारक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो राहुल गांधी रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। और देहात अंचलों में और ग्रामीण अंचलों में इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा है। और 36 बिरादरी की जो बात उन्होंने कही, आपको याद होगा नारायणगढ़ की मीटिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ा अंडरलाइन सब्जेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि 36, जब सुन लीजिए ध्यान से, 36 बिरादरियों को सब कुछ मिलने वाला है, एक बिरादरी के लोगों को मैं सब कुछ नहीं देने वाला हूं। उनका इशारा यह था कि ये जाट वर्सेस नॉन जाट जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक करती आई है, वो अब नहीं होगा। और 36 बिरादरी की बात करके उन्होंने कुमारी शैलजा को अपने पास 2 दिन पहले बुलाया, उनसे मीटिंग की और उनसे कहा कि आपकी हिस्सेदारी होगी सरकार में। और अशोक तंवर को वापस लाने का मास्टर स्ट्रोक भी राहुल गांधी ने ही किया है। उसकी वजह यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास सारे एजेंडा खत्म हो गए पब्लिक को लेने के, या पब्लिक को मैनिपुलेट करने के, ये कह के कि देखिए
ये सरकार जो है वो दलितों को पीछे रखती है, और झूठ फैलाया जा रहा था अमेरिका में, वो राहुल गांधी ने कह दिया है कि आरक्षण नहीं मिलेगा, और उनकी बातों को ट्विस्ट के और इधर उधर करके दिखाया गया। तो वो दुष्प्रचार जब फैलाया गया और ये कहा गया कुमारी शैलजा और भूपिंदर हुड्डा में ठनी हुई है, क्योंकि 23 दिन तक प्रचार में कुमारी शैलजा नजर नहीं आई। तो असंध में जब पहली रैली हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को और भूपिंदर हुड्डा को एक मंच पर हाथ से हाथ मिलवा दिया था, उसके बाद नारायणगढ़ में उन्होंने कहा कि ध्यान से सुन लीजिए, 36 बिरादरियों की सरकार सीएम होगा और इस सरकार में एक डिप्टी सीएम होगा। कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले सीएलपी की मीटिंग में यह तय हो जाएगा। कुमारी शैलजा को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देने जा रही है कांग्रेस की सरकार, और अशोक तंवर सिरसा में कुमारी शैलजा की जगह इलेक्शन लड़ेंगे। इस पे भी आम सहमति बन सकती है, और यह भी हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा लड़के रोहतक से दिल्ली आ जाए और दीपेंद्र हुड्डा डिप्टी सीएम बन जाए, ये भी संभावना है। तो ये 3-4 बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन 3-4 संभावनाओं में सीएलपी की मीटिंग में डिस्कस होगा, एक संभावना पर मोहर लगेगी, जो मेरा मानना है। आतम सर, पहले तो जो डेटा वाली बात थी उसको आप पूरा करिएगा, और दूसरी चीज में एक चीज और आपसे एक सवाल और जोड़ देता हूं मैं उसमें। जम्मू कश्मीर पर भी मैंने आनंद सर से सवाल पूछा कि जो डेटा जो अचानक से बढ़ा, वहां भी फिर एक बार एक बड़ा गैप दिखा है। हरियाणा में भी क्या इस तरीके के आंकड़े आएंगे? क्योंकि मोदी जी ने हरियाणा से दूरी बनाई हुई थी, जम्मू कश्मीर में उनकी प्रेजेंस दिखाई दे रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़ों की वृद्धि मोदी जी के प्रेजेंस से संबंध रखती हो? देखिए, मैं हरियाणा पे बात कंप्लीट कर लेता हूं अपनी। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? ठीक। ऐसा है, जहां तक हरियाणा का विषय है, जो इस बार वोट पड़े हैं वो एक मुश्त कांग्रेस के फेवर में पड़े हैं। 50 से 55% वोटिंग कांग्रेस के फेवर में है। 52 से 55 सीटें कांग्रेस अपनी सरकार बनानी जा रही है, मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं। जो बाकी 35 से 38 सीटें हैं उनमें 4-5 इंडिपेंडेंट, एक आधी इनेलो की सीट, और बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में द्वंद्व है। उसमें यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 सीटों पे सिमट जाए और कांग्रेस को उसका फायदा मिले, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूं, अहिरवाल क्षेत्र है, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी 3-3 सीटों आने की कांग्रेस की संभावना है। और जीटी रोड पे जैसे 12 सीटें पिछले इलेक्शन में, और जब आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, उस इलेक्शन के रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में इस बार आ सकता है, क्योंकि 2014 में 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2019 में 12 मिली थी। इस दफा हो सकता है जीटी रोड बेल्ट पे भी 6 या 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाए। कालका और पंचकुला में भी प्रदीप चौधरी और चंद्रभान के जीतने की संभावना है। और जो विनोद शर्मा की बीवी की बात हो रही थी कि पैसा बांटा गया और बहुत सारे पत्रकारों को पैसा दिया गया, अगर पैसे से ही इलेक्शन जीते जा सकते तो सारे उद्योगपति इस समय मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे होते। पैसे बांटने से आंशिक असर पड़ता है, पर चुनावों के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ईवीएम पे खेला नहीं हुआ, जो कि मेरा अनुमान है नहीं होगा, हरियाणा में तो एटलीस्ट नहीं होगा, कांग्रेस 55 सीटें तो डेफिनेटली जीतकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमी यह रही कि लास्ट में कैंपेन करने के लिए प्रियंका गांधी को भेजा गया। जितने भी स्टार कैंपेनर थे वो श्रीनगर में रेडिसन होटल में वाजवान खा रहे थे, कावा पी रहे थे, उन्होंने जम्मू में कैंपेन नहीं किया। 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट फाइट कांग्रेस दे सकती थी। एनसी लड़ी, पीडीपी लड़ी, कांग्रेस वहां नहीं दिखाई दी। और लास्ट में जब उनका अध्यक्ष बदला गया, कर्रा साहब लाए गए कश्मीर से, और जम्मू के जो उनके पहले के अध्यक्ष थे वो इलेक्शन लड़ने चले गए, तो वहां पर कैंपेन से फर्क पड़ा। और ये संभव है कि कांग्रेस जम्मू में जो कर सकती थी अपना डिस्प्ले, वो डिस्प्ले अब शायद वो नहीं कर पाएगी। मतलब ज्यादा सीटें ला सकती थी जम्मू में। और जहां तक कश्मीर का मामला है, भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट्स पे डिपेंडेंट है। आपको पता है 35 सीटों पर इंजीनियर राशिद के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 12 से 13 सीटों पर जमाते इस्लामी, जो कि बैन थी पार्टी, उसके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान है कि अगर 25 सीटें हमारी जम्मू में आ जाती हैं तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ सरकार बना लें। पर उनके इरादों पर पानी इसलिए फिर जाएगा क्योंकि एनसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। आप देखिएगा 60% सीटें कश्मीर की एनसी जीतने जा रही है। पीडीपी को भी आंशिक सफलता मिलेगी।
तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पानी फेरेगी एनसी, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। और इंडिया गठबंधन की बात इसीलिए राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले की थी कि पीडीपी पे भी अगर 4 या 5 सीटें आई और जम्मू में भी उनकी 2 सीटें आने की संभावना है, तो जाहिर तौर पे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने के जम्मू कश्मीर में पूरे चांसेस हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अब सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र पे टकटकी लगाए बैठे हैं। हरियाणा के चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसका प्रभाव आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। और जो 36 बिरादरी की बात राहुल गांधी ने कही, मेरा पूरा अनुमान है कि कुमारी शैलजा का एक बहुत बड़ा रोल नई सरकार में होगा और एक सीएम और एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा, कौन सीएम बनेगा कौन डिप्टी सीएम बनेगा ये क्लियर नहीं है। अगर कुमारी शैलजा सीएम बनी तो दीपेंद्र हुड्डा डिप्टी सीएम बनेंगे, और अगर भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो हो सकता है कि कोई किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जाए, कुमारी शैलजा को ना बनाया जाए, मेरा ऐसा अनुमान है। और कुमारी शैलजा बनी तो सिरसा से अजय माकन इनको अशोक तंवर को इलेक्शन लड़वाएंगे कांग्रेस की टिकट पर। और अदला बदली हुई भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में, तो भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से सीट लड़कर जीतकर वापस दिल्ली आ सकते हैं और दीपेंद्र हुड्डा उनकी विधानसभा सीट जीतकर डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये भी अदला बदली होने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरे सूत्र बताते हैं।